हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास होने वाली है क्लास 11th के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 विच इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग को बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। फर्स्टली लेट मी एक्सप्लेन कि आपकी ये जो हिस्ट्री की बुक है, इट इज नॉट अबाउट योर इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री, इट इज मोस्टली अबाउट योर वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें आप ज्यादातर अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टे कनेक्टेड। बहुत अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनोगे तो आसानी से समझ जाओगे और फिर आसानी से एग्जाम में लिख पाओगे। बट अगर यहाँ पे क्लास चला के ध्यान कहीं और रहेगा तो फिर भूल जाओ, फिर तो एंड टाइम पे रटने की नौबत आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में है। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ सिविलाइजेशन क्या है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो आपको इतनी हिस्ट्री तो पता है कि बहुत पहले वी लिव्ड इन स्टोन एज। स्टोन एज क्या था? जब हम लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे, दैट वाज स्टोन एज। ठीक है, जब हम लोग ज्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। बट कुछ टाइम के बाद वी स्टार्टेड लिविंग इन सिविलाइज्ड मैनर। सिविलाइज्ड मैनर का मतलब होता है हमने अपने लिए घर बनाए, कपड़े बनाए, वी स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, वी स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स। तो हमने ये सब चीजें करी और इस तरीके से हम सिविलाइज कहलाए। ठीक है, तो इसको हमने कहा कि सिविलाइजेशन में हमने रहना स्टार्ट किया। अब सिविलाइज अलग अलग जगह पे अलग अलग सिविलाइजेशन बनी। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बनी, हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन बनी। ये कुछ ऐसे सिविलाइजेशन हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी है। आई एम श्योर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। हड़प्पन civilization refers to the Indian culture, ठीक है, that is more connected to your Indian subcontinent। और जो मेसोपोटामियन civilization है, it is connected with another continent। और Egyptian civilization it is connected to Egypt। okay, और मैं suggest करूंगी you should read about these three civilizations will change your perspective towards the past। की सबको ऐसा लगता है कि यार कितने सालों पुरानी बात है, कैसे रहते होंगे ये वो। बट आई एंश्योर कि आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। यू कांट इमेजिन दैट हाउ एडवांस वाज दे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। इन क्लास 12th यू रीड अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। किसी क्लास में है नहीं, बट इट इज इंटरेस्टिंग। इफ यू वांट तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकती हूँ रिगार्डिंग इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसके कुछ फैक्ट्स, कुछ अलग अलग चीजें। तो आप कमेंट करके मुझे बताना इफ यू वांट दैट वीडियो। एंड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो सोर्सेस कौन कौन से हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए? सबसे पहले बिल्डिंग्स हैं, स्टैच्यूज हैं, हमें बिल्डिंग्स मिलती हैं। ठीक है, मेसोपोटामियन टाइम की, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ क्या किस तरह के स्टैचू होते थे, किस तरह की बिल्डिंग्स होती थी। ऑर्नामेंट्स हैं, टूल्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। सील्स हैं, ग्रेव्स हैं, ये सब हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जानकारी देते हैं। नाउ लेट्स read some introduction about Mesopotamian civilization. So ये दो नदियों के किनारे पे थी। It is situated on the banks of two rivers. One is Tigris and another one is Euphrates. याद कर लो, आज के टाइम पे इराक जो जगह है वहां पर ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कभी हुआ करती थी। ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन के टाइम पे थी, 12,000 BCE के टाइम पे। ओके, अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स है। ठीक है, फर्स्ट फीचर, इट इज नोन फॉर इट्स प्रोस्पेरिटी एंड इट्स सिटी लाइफ। अब आप लोगों को लग रहा है 12,000 BCE में कौन सी सिटी लाइफ होती होगी? अभी तो हम लोगों ने 200 मतलब लगभग लगभग 100-200 साल पहले तो सिटी लाइफ स्टार्ट हुई है। बट ऐसा नहीं है। दे यूज टू लिव इन सिटीज एंड दे वर नोन फॉर देयर सिटी लाइफ। दे हैड वॉल्यूमिनस रिच लिटरेचर, पढ़े लिखे लोग होते थे वो। अब आपको लग रहा होगा कि अरे इंडिया में तो अभी कुछ साल पहले ही पढ़ना लिखना शुरू किया है, ज्यादा से ज्यादा 200-300 साल पहले। बट नहीं, दे वर वेरी वेल लिटरेट। और आपको पता चलेगा दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन आवर स्टडी। They were known for their mathematics and astronomy। आपको पता है एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ग्रहों वगैरह का जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो ये सब नॉलेज भी था। Mesopotamia's writing system and literature spread to Eastern Mediterranean।
नॉर्दर्न सीरिया एंड तुर्की, काफी सारे एरियाज में मेसोपोटामिया की राइटिंग जो सिस्टम है वो फैला हुआ है, जैसे कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में, नॉर्दर्न सीरिया में एंड तुर्की में। अब इसके जियोग्राफिकल फीचर्स भी है। तो पहला फीचर तो है इट इज सिचुएटेड बिटवीन यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर। मैं सजेस्ट करूंगी स्टार्ट राइटिंग इन योर नोटबुक, स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, ताकि आप जब एग्जाम देने बैठो तो आपके पास कुछ मटेरियल हो फॉर रिवीजन। तो एटलीस्ट राइट, मैं कोशिश करती हूँ चीजों को बहुत शॉर्ट करके लिखने की, ताकि आप इजीली उन्हें नोट कर सको। अगर आप चाहो तो और ज्यादा शॉर्ट करके लिख लो अपने, और नोट्स बनाओ। इससे आपकी दो दो चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको नोट्स बनाने भी आ जाएंगे और आपके नोट्स तैयार भी हो जाएंगे। एंड मैं बता दूं, राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। जब तक आप अच्छे से अपना आंसर प्लान नहीं कर लेते हो, अच्छे से अपना आंसर नहीं लिख पाते, यू कांट स्कोर गुड मार्क्स। और आपको पता ही है हिस्ट्री में यू विल गेट 3 क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा लिखना होता है, तो start practicing for that. So, Mesopotamian civilization was situated between Euphrates and Tigris River. इसका नॉर्दर्न पार्ट जो था, देर वर बिग ओपन ग्रासलैंड्स वेयर एनिमल्स ग्रेज, मतलब जहाँ पे जानवर चराए जाते थे। ईस्टर्न में तिग्रिस रिवर जो थी वो हेल्प करती थी, मतलब तिग्रिस वर्कड एज अ ट्रांसपोर्ट रिवर, ठीक है। मतलब टिग्रिस जो थी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में हेल्प करती थी। साउदर्न रीजन क्या था, दैट वाज हॉट ड्राई, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी थी वो थोड़ा अच्छा स्टफ लेके आती थी नदियों से, जैसे थोड़ा थोड़ा सा उपजाऊ भी थी। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती थी, देवर ग्रीनरी, स्ट्रीम्स एंड फॉरेस्ट। ये आपको लर्न करना है। अब अर्बनिज्म, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो ये मेसोपोटामिया था, यहाँ पे शहरों के लिए ये जाने जाते थे, दे वर नोन फॉर द सिटीज। तो सबसे पहले यहाँ पे काफी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, सच एज प्रोडक्शन होता था, ट्रेड होता था, मैन्युफैक्चर्स होते थे, ठीक है। एंड the city people cease to be self-sufficient and depend on the products or services of other people. Cities में जो लोग रहते थे वो self sufficient होते थे, but they were most of the time dependent on other। जैसे वो गांव के लोगों के ऊपर ज्यादा निर्भर रहते थे for the products। जैसे आप शहर में अनाज नहीं उगा सकते ना, तो आपको उसके लिए तो गांव के ही लोगों पे निर्भर रहना पड़ता था। So they were dependent on other people for their services and goods। और इस वजह से गांव के और शहर के लोगों में काफी अच्छा इंटरेक्शन देखने को मिलता था। और यहाँ पे स्टोन सील कार्व करी जाती थी, ब्रोंज टूल्स का यूज किया जाता था, यहाँ पे कलर्ड स्टोन से सील्स बनाई जाती थी। ये सब चीजें आपको पता है। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स, मैं मेसोपोटामिया के शहरों के बारे में कुछ बताती हूँ। मेसोपोटामिया के पास फूड रिसोर्सेज काफी थी, बट इसके पास जो बाकी रिसोर्सेज होते, जो मिनरल रिसोर्सेज थे, वो इसके पास नहीं थी। इवन इसके पास पत्थर भी बहुत कम होते थे। इनके पास टूल, सील, ज्वेलरी के लिए भी पत्थर नहीं होते थे, ठीक है। तो इन्हें वो चीजें अलग अलग जगह से मंगानी पड़ती थी। इवन दे डू नॉट हैव मेटल्स फॉर टूल्स और वेसल्स और ऑर्नामेंट्स। तो इस वजह से ये ट्रेड करते थे, ठीक है। काफी सारी चीजों में ये ट्रेड करते थे। ये लोग वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और अलग अलग तरह के पत्थर जो होते थे वो तुर्की, ईरान और गल्फ, अक्रॉस द गल्फ मंगाते थे। और ये मतलब इस टाइम पे ना बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आपने कोई चीज ली, उसके बदले में आप चीज ही दोगे, ठीक है। वहां पे पैसे का इतना ज्यादा रोल नहीं होता था। तो ये लोग बेचते भी थे कुछ चीजें, जैसे कि ये लोग यहाँ पे कॉटन काफी ज्यादा होता था, तो टेक्सटाइल अच्छा होता था, एग्रीकल्चर अच्छा होता था। तो ये उन चीजों को बेचते थे, इससे रेगुलर एक्सचेंज देखने को मिलता था। इस तरीके से इनका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो जाता था। अब डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, ठीक है। ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेजेस इन विच स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे थे? ऑफ कोर्स, अभी हमने बोला कि ये लोग पढ़े लिखे थे। इवन दे हैड मेसोपोटामियन टैबलेट्स, इन्होंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। इनका जो राइटिंग है, आप अपनी बुक में इसका पिक्चर देख सकते हो। इनकी जो राइटिंग है, दे हैड पिक्चर लाइक साइंस, और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। लगभग लगभग बोला जाता है कि यहाँ पे 5,000 लिस्ट मिली है, जिसमें ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लीव्स, ऐसे अलग अलग चीजों के साइंस बने हुए हैं, ठीक है। तो
ये लोग किस चीज पे लिखते थे, ये क्ले की टैबलेट पे लिखते थे। पहले मिट्टी ली जाती थी, मिट्टी को अच्छे से एक शेप दिया जाता था, पानी वानी डाल के उसको शेप देते थे, उस पे कुछ लिखते थे गीली मिट्टी पे, फिर उसको साइज देते थे और फिर उसको धूप में सुखाया जाता था। और उसके बाद जब वो सख्त हो जाती थी तो उसको काफी लंबे समय के लिए स्टोर करके रख लिया जाता था। इस तरीके से इनका डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग हुआ था। फिर और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के साइंस यूज करते थे। सिर्फ टैबलेट पे नहीं, हमें अलग अलग चीजों पर भी लिखा हुआ मिला है, कहीं कहीं पे किसी वास के ऊपर, किसी अलग अलग चीजों के ऊपर लिखा हुआ मिला है। अब ये यूज कौन सी लैंग्वेज करते थे, तो ये सुमेरियन लैंग्वेज का यूज करते थे। हमें बहुत सारे जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुमेरियन लैंग्वेज में मिले हैं। अब सवाल आता है, इतनी पुरानी लैंग्वेज हमने पढ़ी कैसे? आज के टाइम पे तो किसी को आती नहीं होगी। तो ये जो पुरानी लैंग्वेजेस होती है इनको इस तरीके से पढ़ा जाता है कि इनका जो ट्रांसलेशन होता है वो ऑलरेडी उस टाइम की किसी लैंग्वेज में कर दिया जाता है, ठीक है। और उन ट्रांसलेशंस को मैच कर करके हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनकी ये सब चीजें पढ़ी थी। अब कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया, यहाँ पे टेम्पल्स भी होते थे। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जो इनके शहर बने थे ये टेम्पल्स के आसपास ही बने थे। बीच में टेम्पल होता था और उसके आसपास शहर बने, और कुछ सिटीज जो थी वो एज अ ट्रेड सेंटर बनी थी, ठीक है। और कुछ इंपीरियल सिटीज, मतलब 3 तरह की सिटी होती थी। एक जहाँ पे जो टेम्पल के आसपास बनती थी, दूसरी जहाँ पे ट्रेड ज्यादा होता था, तीसरा जो इंपीरियल सिटी, जिसको कह सकते हैं कि वो वहां पे राजा रहता था। इस तरीके से इनकी पूरी की पूरी सिटीज बनती थी। अब द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक। आप लोग कभी गांव वगैरह जाते होंगे तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि छोटा सा एक रूम होता है टेम्पल जैसा, जिसमें सिर्फ एक भगवान की मूर्ति है, कच्ची ईंटों से बना हुआ है, थोड़ी सी जगह है आगे प्रसाद वगैरह रखने के लिए, बस उतना सा छोटा सा एक रूम है। तो शुरुआत में यहाँ पर ऐसे ही टेम्पल बनाए जाते थे, अनबेक्ड ब्रिक से छोटे छोटे टेम्पल बनते थे। और यहाँ पे अलग अलग तरह के गॉड्स थे, जैसे मून गॉड था, सन गॉड थे, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, हमें ये देखने को मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे फिर टेम्पल्स जो थे वो बड़े बनने लगे, जैसे आज के जमाने में होते हैं ना बड़े बड़े टेम्पल्स, जैसे आपने इस्कॉन देखा होगा कि ये भगवान की मूर्ति है, उसके आगे कोर्ट यार्ड है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, अपना भजन कीर्तन जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो इस तरह के बाद में ये बनाने लग गए थे काफी बड़े बड़े टेम्पल्स, और इंटीरियर में भी काफी अच्छा डिजाइन बनने लग गया था। अब यहाँ पे ये लोग भगवान को चढ़ाते क्या थे, दे यूज टू ब्रॉट ग्रेन कर्ड एंड फिश। हाँ सही सुना आपने, ये लोग फिश भी चढ़ाते थे, दही अनाज और फिश ये लोग चढ़ाया करते थे, ये इनका प्रसाद होता था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सुपरस्टिशंस भी थे, ये लोग कुछ सुपरस्टिशंस में भी मानते थे, जैसे light came into the rooms not from windows but from doorways opening into the courtyards. This would also have given families their privacy. तो पहला तो ये होता था कि इनका जो घर होता था, इनके घरों में एक भी खिड़की नहीं होती थी, ठीक है, सिर्फ दरवाजा होता था। और जो भी रोशनी आती थी घर में वो सिर्फ और सिर्फ दरवाजे की वजह से आती थी। ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इनका ये मानना था कि इससे फैमिली को प्राइवेसी मिलती है। शायद उस टाइम पे पर्दे वर्दे नहीं होते होंगे, नहीं होगा दिमाग के पर्दे भी बना ले, तो इस वजह से इन्होंने खिड़की नहीं बनाई, खाली इनके पास दरवाजा होता था। और इनका और क्या क्या सुपरस्टिशंस होते थे, तो ये सुपरस्टिशंस होते थे दैट ओमान टैबलेट में हमें, ओमान एक देश है उसके टैबलेट में हमें ये पढ़ने को मिला है कि जिस घर की चौखट, थ्रेश होल्ड होता है, चौखट होती है ना आपके दरवाजे में, जिस घर की चौखट ऊंची होती थी उस घर, वो घर वेल्दी होता था, मतलब वहां पे ज्यादा पैसा आता था। ये चीज ये लोग मानते थे। दूसरी चीज ये मानते थे, अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। मतलब अगर आपका दरवाजा किसी सामने वाले घर के दरवाजे के सामने नहीं खुलता है, मतलब नहीं बनाया है, आपके घर के दरवाजे के सामने कोई दूसरा दरवाजा नहीं है, देन इट मीन्स दैट योर हाउस इज लकी। और अगर आपका if the main wooden door of a house opened outwards, the wife would be torment to her husband. ये मानते थे ये लोग कि अगर इनका जो दरवाजा है, जो लकड़ी का मेन दरवाजा है, अगर ये बाहर की तरफ खुलेगा तो उसकी जो वाइफ होगी शी विल बी टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड। ये सब चीजें ये लोग मानते, ठीक है, ये इनकी पूरी सोच थी। अब इनकी सिटी लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। तो मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली का नॉर्म था, मतलब एक छोटी सी फैमिली जिसमें
बेटा और उसकी शादी हो जाए तो वो बस उसके बच्चे, मतलब बहुत छोटी सी फैमिली, ये लोग जॉइंट फैमिली में बिलीव नहीं करते थे। एंड द फादर वाज ऑलवेज द हेड ऑफ फैमिली, जो घर के फादर होते थे वो फैमिली के हेड होते थे। और इनकी मैरिज के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। इसमें ये बोला गया है यहाँ पे, a declaration was made about the willingness to marry by the bride's parents when the wedding took place, gifts were exchanged by both parties। तो यहाँ पे शादी उसी की कराई जाती थी, मतलब ब्राइड के पेरेंट्स को, जो आज के टाइम पे होता है, जो ब्राइड के पेरेंट्स को पसंद आएगा उससे शादी करा देंगे। और शादी के टाइम पे दे यूज टू एक्सचेंज गिफ्ट्स, मतलब दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को गिफ्ट देती थी। इधर इट कुड बी मनी और इट कुड बी ज्वेलरी और इट कुड बी ग्रेन्स, कुछ भी, ठीक है। और साथ में ये लोग मंदिर में, ऐसा माना गया है कि शादी हो जाती थी। और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है उर। उर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज टू हैव बीन एक्सकवेटेड इन मेसोपोटामिया। उर सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, देयर वर नो स्ट्रीट ट्रेन्स ऑफ द काइंड वी फाइंड इन कंटेम्परेरी। मैंने तुम्हें बताया भी चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन विच इज कनेक्टेड टू इंडियन हिस्ट्री। तो उसमें हमने ड्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ड्रेन सिस्टम क्या होता है कि हर घर से एक मेन पाइप कनेक्टेड होती थी, जिसमें घर का सारा वेस्ट पानी जाता था और वो कनेक्टेड होता था एक मेन होल से, जिसकी वजह से ना तो घर के आसपास गंदगी फैलती थी, ना सड़कों पे गंदगी फैलती थी। बट हमें मेसोपोटामिया में वैसी कोई चीज देखने को नहीं मिली है, बल्कि हमने ये चीज देखा है कि यहाँ पर बारिश का पानी भी जमा हो जाता था और जो लोग होते थे वो अपने घर के सामने ही कूड़ा कचरा फेंक देते थे, जिसकी वजह से जो गलियों का साइज था, बार बार कूड़ा कचरा पड़ने की वजह से वो कूड़ा कचरा वहीं पे जम गया, जिसकी वजह से गलियों का जो लेवल था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया था। इस तरह का यहाँ पे सिटी लाइफ देखने को मिला। अब इनकी लेगेसी ऑफ राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया इज नोन फॉर इट्स मैथमेटिक्स, ठीक है। मेसोपोटामिया ने हमें बहुत कुछ दिया है इन मैथमेटिक्स, सच एज इसने हमें मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन टेबल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टेबल्स के बारे में बताया है। जैसे ये वाला अभी दिया हुआ है फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन सॉल्व करने बताया। इन्होंने और भी हमें काफी सारी चीजें बताई है। इन्होंने ये बताया था कि एक साल में 12 महीने होते हैं, चांद पृथ्वी के आसपास घूमता है। आप अभी ये चीज सोचो कि इंडिया को ये चीजें जानने में अभी कितना, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड को ये चीजें जानने जाने हुए अभी कितना ही टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 500 साल। बट ये बात हो रही है 12,000 बीसीई की। उस टाइम पे ये लोग जानते थे कि एक साल में 12 महीने होते हैं एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये उस टाइम पे जानते थे। ये भी जानते थे कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 24 घंटों में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ये सब चीजें मेसोपोटामिया के लोगों से हमने जानी है। दे न्यू अबाउट सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, जो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। हमने पढ़ा कि ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते थे, तो जो स्टार्स की पोजीशन होती है वो भी हमें मेसोपोटामियन जो टैबलेट्स है उनमें ये सब चीजें पढ़ने को मिली है। और यही चीजें जो है, ये लेगेसी ऑफ राइटिंग जो है वो हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ यू वांट कि मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक अपलोड करके दूं, तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।